हम कृषि और कृषि प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, खासकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पर। संक्षेप में कहें तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जो खुले हैं और हमें अपने भाइयों की बुद्धि की आवश्यकता है कि वे यहाँ आएं और हमारे कच्चे संसाधनों को संसाधित करने के लिए आवश्यक उद्योग खड़े करें। दुनिया को भोजन हम कराएं, न कि हमें भिखारी की तरह देखा जाए। बुर्किना फासो में चावल सिर्फ भोजन नहीं है, यह जीवन है। लाखों परिवारों के लिए चावल की एक बोरी की कीमत यह तय करती है कि वे सप्ताह में कितने भोजन कर पाएंगे। बीते कुछ वर्षों में यह कीमत केवल एक ही दिशा में गई थी, ऊपर की ओर। बाजारों में तनाव बढ़ा, परिवारों ने भोजन की मात्रा कम की और अगली बढ़ोतरी का डर सामान्य हो गया। लेकिन 2025 के अंत की ओर कुछ अप्रत्याशित हुआ। खबरें आने लगीं कि चावल सस्ता हो रहा है। यह खबरें सुर्खियों में नहीं थीं, बल्कि सीधे खेतों से आ रही थीं। किसान अचानक 50 किलोग्राम की बोरी पहले से कम दाम में बेचने लगे। उसी समय अर्थशास्त्रियों ने एक और अजीब बात पर ध्यान दिया। पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें गिर रही थीं। मुद्रास्फीति शून्य से नीचे चली गई थी। जिस देश ने हमेशा महंगाई का दबाव झेला हो, उसके लिए यह चौंकाने वाला था। क्या बुर्किना फासो को आखिरकार राहत मिल रही थी, या फिर सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा घट रहा था? आइए समझते हैं। यह किसी सरकारी घोषणा से शुरू नहीं हुआ, यह किसानों से शुरू हुआ। बामा के बाहर, सुरु क्षेत्र में और बोबो दियुलासो के आसपास की घाटियों में चावल उगाने वाले इलाकों में व्यापारियों को बार बार एक ही बात सुनाई देने लगी। इस बार कीमत कम है। जो 50 किलोग्राम की बोरी लगभग 18,000 CFA फ्रैंक में बिक रही थी, वह अब लगभग 17,000 CFA फ्रैंक में हाथ बदल रही थी। बाहर के लोगों को यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन यहाँ, जहाँ चावल रोज के भोजन की रीढ़ है, वहाँ 1,000 फ्रैंक का फर्क भी एक संकेत होता है। यह बताता है कि व्यवस्था में कुछ बदल गया है। किसान दया के कारण कीमतें कम नहीं करते। वे ऐसा तब करते हैं जब आपूर्ति इतनी मजबूत हो जाए कि माल रोक कर रखने का कोई अर्थ न रह जाए। और इस मौसम में आपूर्ति मजबूत थी। जो खेत पहले साधारण पैदावार देते थे, वे इस बार अधिक उपज दे रहे थे। संग्रह केंद्रों पर बोरियों के ढेर लगे रहने लगे। ट्रक भरे पूरे निकलने लगे। खबरें तेजी से फैलीं, अखबारों से नहीं, बल्कि मोबाइल फोन के जरिए। चावल की बोरियों की तस्वीरें और साथ में लिखा, आखिरकार कीमत गिर रही है। जल्द ही यह कहानी शहरों तक पहुंच गई। लोग सतर्क उम्मीद के साथ बाजारों में जाने लगे। शायद इस बार दबाव कम होगा, शायद कीमतों की अंतहीन बढ़ोतरी में दरार आ गई है। लेकिन बाजारों ने कुछ और ही कहानी सुनाई। ओगाडुगु, बोबो दियुलासो और कुडुगु में वही बोरियां अब भी 24,000, 30,000, शंजी 36,000 CFA फ्रैंक में बिक रही थीं। परिवारों के लिए कुछ भी सस्ता महसूस नहीं हुआ। घरों में कटोरियां अचानक ज्यादा भर नहीं गईं। जिस राहत की सबको उम्मीद थी, वह नजर नहीं आई। यहीं से भ्रम शुरू हुआ। खेतों में चावल सस्ता कैसे हो सकता है, जबकि शहरों में वही चावल महंगा बना हुआ है? क्या किसान बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे? क्या व्यापारी झूठ बोल रहे थे? या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी जो रोजमर्रा की सच्चाई में टिक नहीं पाएगी? लेकिन रिपोर्टें आती रहीं, सिर्फ एक इलाके से नहीं, सिर्फ एक समूह से नहीं। वही आंकड़े बार बार दोहराए जाते रहे। खेत के दरवाजे पर 17,000 CFA फ्रैंक। यह गपशप नहीं थी, यह एक मूल्य संकेत था। और खाद्य बाजारों में मूल्य संकेत भाषणों से ज्यादा मायने रखते हैं। वे बताते हैं कि कब आपूर्ति जीत रही है और कब कमी हार रही है। लेकिन लोग अभी यह नहीं देख पा रहे थे कि यह सिर्फ चावल की बात नहीं थी। इस छोटे से गिराव के नीचे बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था में एक कहीं बड़ा बदलाव चल रहा था। इतना बड़ा कि वह सिर्फ चावल नहीं, बल्कि पूरे खाद्य मूल्यों को नीचे खींच रहा था। उस समय लोगों को सिर्फ सतह दिख रही थी। खेतों में सस्ती बोरियां, बाजारों में महंगी बोरियां, और यह एहसास कि कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। तो असली सवाल यह नहीं था कि चावल सस्ता हुआ या नहीं, वह तो साफ था, कहीं ना कहीं हुआ था। असली सवाल यह था कि सतह के नीचे क्या हो रहा था, जो किसानों को कीमतें घटाने पर मजबूर कर रहा था, जबकि बाजार पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सतह के नीचे पूरा खाद्य तंत्र ठंडा पड़ रहा था, सिर्फ चावल नहीं। खेत पर कीमतों में आई गिरावट कोई संयोग नहीं थी, वह एक बड़े बदलाव की पहली दिखाई देने वाली दरार थी। जब किसान 50 किलोग्राम की बोरी 17,000 CFA फ्रैंक में स्वीकार कर रहे थे, उसी समय अर्थशास्त्री बुर्किना फासो में कुछ दुर्लभ देख रहे थे। देश भर में कीमतें गिर रही थीं। सितंबर 2025 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति लगभग ऋणात्मक 4% तक पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि औसतन चीजें पिछले वर्ष की तुलना में सस्ती थीं। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि खाद्य मुद्रास्फीति लगभग ऋणात्मक 5% के करीब पहुंच गई थी। जिस देश ने हमेशा बढ़ती लागतों से संघर्ष किया हो, उसके लिए यह लगभग अकल्पनीय था। इसलिए जब खेतों में चावल सस्ता हुआ, तो वह अकेला नहीं चल रहा था, वह उसी लहर के साथ बह रहा था। व्यवस्था ढीली पड़ रही थी,
लेकिन बाजार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। व्यापारी सिर्फ आंकड़े बदल जाने से कीमतों के बोर्ड नहीं बदल देते, उन्हें पिछली कमी याद रहती है। वे जोखिम को कीमतों में शामिल करके चलते हैं। शहरों के व्यापारी वह स्टॉक बेच रहे थे जो उन्होंने पहले ही ज्यादा कीमत पर खरीदा था। परिवहन करने वालों को अब भी ईंधन का भुगतान करना पड़ रहा था। भंडारण पर भी अब भी खर्च आ रहा था। इसीलिए शहरों में कीमतें ऊंची बनी रहीं, जबकि उनके नीचे की नींव बदल चुकी थी। यही कारण था कि लोगों को एक विरोधाभास महसूस हुआ। किसान कह रहे थे कि दाम गिर गए हैं, जबकि खरीदारों को बाजार में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। असल में दोनों सही थे, वे बस एक ही आपूर्ति श्रृंखला के अलग अलग हिस्सों पर खड़े थे। फिर भी एक सवाल बाकी था। मंदी अपने आप नहीं आती। पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें तब तक नहीं गिरती जब तक कोई बहुत ताकतवर कारण उन्हें नीचे न धकेले। मांग गिर सकती थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा था। लोग अब भी खाना खा रहे थे, बाजार अब भी भरे हुए थे। तो अगर मांग खत्म नहीं हुई थी तो केवल एक ही ताकत बचती थी, आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की भरमार हो रही थी। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, खेतों में कुछ साफ साफ बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि चावल की कीमतें गिरीं या नहीं, या यह कि महंगाई नकारात्मक हुई या नहीं। ये सब अब तथ्य बन चुके थे। असल सवाल यह था कि बुर्किना फासो की फसल में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में भोजन प्रणाली में आ गया कि उसने पूरी अर्थव्यवस्था की कीमतों को नीचे खींच लिया। जवाब सरल था। बुर्किना फासो ने कई वर्षों के बाद अब तक की सबसे ज्यादा फसल काटी। 2025 से 2026 का मौसम केवल बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उसमें जबरदस्त उछाल आया। अनाज उत्पादन, जिसमें चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार शामिल हैं, लगभग 17.6% बढ़ने का अनुमान है, और यह लगभग 7.14 मिलियन टन तक पहुंच गया। इतनी बड़ी बढ़ोतरी बाजार से चुपचाप नहीं गुजरती, यह जबरदस्ती अपना असर दिखाती है। इस बदलाव के केंद्र में चावल था। इलाके के अनुसार उत्पादन में 4% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई। कुछ क्षेत्रों में किसान पिछले साल की तुलना में लगभग 1/4 अधिक चावल काट रहे थे। जो खेत पहले सिर्फ परिवार की जरूरत पूरी करते थे, अब वे अतिरिक्त अनाज पैदा कर रहे थे, और उस अतिरिक्त अनाज को बेचना जरूरी था। जैसे ही किसान बड़ी संख्या में बेचने लगे, कीमतें झुकने लगीं। इसीलिए खेत स्तर पर चावल की कीमत 17,000 CFF फ्रैंक तक गिर गई। यह इसलिए नहीं हुआ कि किसान अचानक उदार हो गए, बल्कि इसलिए कि जब हर किसी के पास बेचने के लिए बोरे हों, तो स्टॉक रोककर रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपूर्ति से ही टकरा रही थी। इस तरह का बदलाव किस्मत से नहीं आता। यह आता है खेती के विस्तार से, बेहतर बीजों से, निचले इलाकों में बेहतर सिंचाई से, और किसानों द्वारा हर हेक्टेयर से ज्यादा उपज निकालने से। ये शांत सुधार मौसम दर मौसम आखिरकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां बदलाव फूट पड़ा। और जब वह बिंदु आया तो असर सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रहा। मक्का सस्ता हुआ, बाजरे पर दबाव कम हुआ, पूरी अनाज टोकरी नरम पड़ गई। इसी तरह खाद्य महंगाई नकारात्मक क्षेत्र में चली गई, और इसी तरह अर्थव्यवस्था ने ठंडक महसूस की। लेकिन प्रचुरता की भी अपनी छाया होती है। जब बहुत ज्यादा भोजन एक साथ बाजार में आता है तो किसानों की प्रति बोरी कमाई घट जाती है। भंडारण समस्या बन जाता है। व्यापारी हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कीमतें और गिर सकती हैं, और सरकारें चिंतित हो जाती हैं। अगर दाम लगातार गिरते रहे तो क्या यह किसी खतरनाक दिशा में जा सकता है? क्योंकि गिरती कीमतें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली मंदी उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती है, निवेश को धीमा कर सकती है, और किसी गहरी कमजोरी का संकेत बन सकती है। इसीलिए जब खेतों में सस्ता चावल जश्न का कारण बना, तभी पृष्ठभूमि में एक और सवाल आकार लेने लगा। अगर उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और कीमतें पहले ही गिर चुकी हैं, तो क्या बुर्किना फासो एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां मंदी सामान्य बन जाएगी? जवाब है नहीं। बुर्किना फासो स्थायी मंदी की ओर नहीं जा रहा। 2025 में दिखी कीमतों की गिरावट नाटकीय इसलिए लगती है क्योंकि यह दुर्लभ है, न कि इसलिए कि यह किसी नए युग की शुरुआत है। अर्थशास्त्री इसे भोजन की आपूर्ति से जुड़ा एक अस्थायी झटका मानते हैं, न कि मांग या आर्थिक गतिविधि के पतन के रूप में। अनुमानों के अनुसार महंगाई फिर से सकारात्मक क्षेत्र में लौटेगी। 2025 के लिए यह लगभग 1 से लेकर 2.7% के बीच रहने का अनुमान है, और 2026 में लगभग 2.4 से लेकर 3.4% तक। मतलब यह कि इस असामान्य गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटेगी। इससे एक बात साफ होती है, यह मंदी इसलिए नहीं है कि लोगों ने खरीदारी बंद कर दी। यह इसलिए है क्योंकि भोजन अचानक बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गया। और ऐसी मंदी हमेशा नहीं रहती, क्योंकि चाहे चावल और अनाज भरपूर रहें,
अन्य खर्च बढ़ते रहते हैं। अच्छी फसल से ईंधन सस्ता नहीं हो जाता। आयातित वस्तुएं अब भी वैश्विक कीमतों और मुद्राओं पर निर्भर रहती हैं। परिवहन लागत भारी बनी रहती है। शहरी मांग बढ़ती रहती है। ये सभी ताकतें धीरे धीरे महंगाई को फिर ऊपर खींच ले जाती हैं। इसलिए चावल की भरमार महंगाई को धीमा कर सकती है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के दबावों को मिटा नहीं सकती। इसी वजह से विशेषज्ञ यह उम्मीद नहीं करते कि चावल की कीमतें हर साल गिरती ही रहेंगी। यह फसल राहत देती है, लेकिन पूरे तंत्र को दोबारा नहीं लिखती। समय के साथ कीमतें संतुलन में आती हैं, कुछ बढ़ती हैं, कुछ स्थिर हो जाती हैं। बाजार फिर से अपना संतुलन खोज लेता है।